36वें दिन ईरान पर हुआ है बड़ा हमला। तेहरान समेत कई शहरों पर की गई है बमबारी। अमेरिका और इजराइल के हमले से तेहरान को दहलाने की गई कोशिश। तेहरान के परचिन में भीषण विस्फोट हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, ये ताजा तेहरान पर हुए हमले की अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई है ईरान की राजधानी में बमबारी। और एक और बड़ी खबर, तेहरान से ही ईरान की राजधानी तेहरान में IRGC के तेल भंडार पर हमला हुआ। इजरायली फाइटर ने सटीक हमले को अंजाम दिया। बमबारी से ऑयल स्टोरेज में कैसे बड़ा धमाका हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। धमाके से आसमान में उठी आग की लपटें। और ईरान की राजधानी तेहरान हमले से दहल गई। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए धमाके। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। 1 महीने से जारी है तेहरान पर विध्वंसक प्रहार। और एक और बड़ी खबर, यूएस इजराइल के हमले के बाद कांप उठा है तेहरान। कुहाक में IRGC का वेयरहाउस पर हमला। बमबारी से सैन्य गोदाम में भीषण धमाका हुआ। ईरान का सैन्य गोदाम जलकर खाक हो गया। ये देखिए आप। और पूर्वी तेहरान पर भी सबसे ज्यादा हमलों की खबर है। ईरान का परचिन मिलिट्री बेस यहां पर टारगेट पर नजर आया। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया गया है। हमले के कई घंटे बाद भी यहां से धुआं उठता नजर आया। और एक और बड़ी खबर, इजरायली बमबारी से तेहरान में भारी तबाही। तेहरान की सड़कों पर दिखा मलबे का अंबार। मिसाइल अटैक से सड़कों पर बने गड्ढे। राहत और बचाव कार्य रात भर से लगातार जारी है। तो तेहरान की सड़कों का हाल आप देखें, किस तरह से भारी तबाही मची है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। सड़कों पर ये बड़े बड़े गड्ढे बता रहे हैं कि हमला कितना जबरदस्त था। जी हां, तो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है ईरान से। इजराइल ने मचाई है ईरान में तबाही। 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक हुई है। ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को किया गया है टारगेट। हथियार निर्माण और डिफेंस क्षेत्रों पर हमले किए गए। कहां कहां हमले हुए, आइए अब आपको बताते हैं। अराक में हमले हुए, यज़्द में हमले किए गए। हैवी वाटर प्लांट जो अराक का था वो निशाने पर रहा और यज़्द में यूरेनियम संवर्धन प्लांट को बनाया गया निशाना। ईरान पर बड़ा खतरा है। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट में हालात बिगड़े हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए ये सीधा खतरा है। तो ईरान पर किस तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर पता चल रहा है। और जाहिर है, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को खतरा होता है तो रेडिएशन का एक बड़ा खतरा इस पूरे एरिया के रहने वाले लोगों के लिए नजर आएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल SVP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर बिक्रमजीत सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। SVP सिंह सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्या 30 दिनों की इस जंग में जो कुछ ईरान को हासिल हुआ है, जिस तरह से आज ईरान के दबदबे का जिक्र हर तरफ हो रहा है, उसकी खींच, उसकी झुंझलाहट भी अमेरिका और इजराइल के अंदर नजर आ रही है क्या? और तेहरान पर हुए ये बड़े हमले जिसमें 50 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है, ये वही बता रहा है क्या? समीर, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखें, अमेरिका और इजराइल इस जंग में आए समझते हुए कि 7-8 दिन के अंदर ईरान के हाथ खड़े हो जाएंगे, पर वो नामुमकिन रहा है। और इस समय एक तरह का तख्त पलटना चाहते थे अमेरिका, रजीम चेंज करना चाहते थे। अभी अमेरिका में दूसरी बातें हो रही हैं कि वहाँ पे ना तख्त बदला जाए। सबसे पहले ये है पॉइंट। दूसरा है कि ईरान की जो एक सभ्यता सिविलाइजेशन स्टेट है वो सामने आ गई विश्व में कि उसकी गहराई, उसकी डेप्थ और उसकी स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन रही है इस लड़ाई में। वो सर्वाइवल उसका है और उसके लिए वो पूरी तरह के लड़ेंगे। और जो उसने स्ट्रेटजी बनाई है पिछले कुछ सालों में वो थी कि अपनी मिलिट्री ताकत को खुफिया तौर पे बढ़ाए जाएं
और उसके अंदर उन्होंने जो मिसाइल सिटीज़ और टनल अंडरग्राउंड बनाए हैं वो बहुत घातक तरह के पेश आएंगे। और साहब जाहिर होता है कि इतनी बमबारी की गई है अमेरिका और इजराइल के ज़रिए, परंतु फिर भी वो अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत को कायम रखे हुए हैं और दाग रहे हैं इजराइल के ऊपर और गल्फ स्टेट्स के ऊपर जहाँ पे मिलिट्री बेसिस है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वैसे ही अभी अगर हम देखें ईरान ने कैसे अपने सर्वाइवल के लिए किया है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को उन्होंने पूरे विश्व को एक तरह का होस्टेज बना दिया है और अमेरिका उसके ऊपर कुछ कर नहीं सक रहा। बिल्डअप का दिखा रहा है, बिल्डअप का हो सकता है कि ये एक तरह का प्रोजेक्शन है, बेशक वो लड़ाई में ना जाएं। और ये जो पॉज है, पॉज के अंदर ये जो लड़ाई चली जा रही है इसका कोई महीने नहीं रहता कि 6 अप्रैल तक उन्होंने पॉज रखा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैशिवली थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट भी थे, बड़े चालाक थे। उन्होंने एक जो लिखा था थ्योरी के जिसमें के बड़े लीडर होते हैं वो उनको प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि किस तरह उनका जरिया है। और उसका जो थी उनकी थ्योरी वो एक मैडमैन बिल्कुल बनी थी। सर, और देखिए जिस पॉज का आपने जिक्र किया, जिस 6 अप्रैल तक का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, आखिर कैसा पॉज है? कल ही हमने देखा कैसे ईरान में परमाणु संयंत्रों पर हमला किया और आज भी रात भर बमबारी की गई है, तेहरान पर बम बरसाया गया। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इजराइल के डिमोना में हमले का सायरन बजा है। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हमले का खतरा, आईडीएफ ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो एक बार फिर से डिमोना को टारगेट पर लिया गया। डिमोना वो जगह है जहां पर इजराइल का परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है और यहां पर मिसाइल हमले का खतरा। और खबर इजराइल से है। इजराइल के इलाक में फिर हमला हो गया है। यमन से हूती ने इलाक पर दागे ड्रोन। ये देखिए तस्वीरें। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हूती के कई हमले नाकाम किए हैं। ड्रोन पर पलटवार का ये वीडियो जारी किया। और एक और बड़ी खबर, बैलिस्टिक अटैक का विध्वंसक वीडियो सामने आया, सीधे लक्ष्य पर गिरी है ईरानी मिसाइल। इलाक के दक्षिणी क्षेत्र में मिसाइल गिरी है, ये देखिए आप। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि मिडिल ईस्ट में नौसैनिक तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। जी हां, सैन डिएगो से कई एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हुए हैं। बेड़े में जापान नेवी का डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। निमिट्स क्लास के वॉरशिप से घेराबंदी की प्लानिंग है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा ऑपरेशन। 4 B-2 बॉम्बर्स से कई टारगेटेड हमलों को अंजाम दिया गया। हमले के बाद वापस लौटे B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग इंडेक्स से इस बात का पर्दाफाश हुआ। तो आप देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो पॉज ले रहे हैं 6 अप्रैल तक का, लेकिन हो क्या रहा है? रोजाना बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ईरान को दहला कर रख दिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर है, B-2 बॉम्बर का तबरेज ऑपरेशन सफल रहा। अमेरिकी बॉम्बर ने तय लक्ष्य पर ये हमला कर दिया। तबरीज के अंडरग्राउंड ठिकाने पर हमले का दावा किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो सेंटकॉम के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। B-2 बॉम्बर का तबरेज पर जो ऑपरेशन था वो सफल रहा है, वो कामयाब रहा है। और अगर ऐसा है तो ये अमेरिका की बड़ी कामयाबी और ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। अमेरिकी बॉम्बर ने, कहा जा रहा है कि तय टारगेट पर हमले अंजाम दिए। और मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम की बड़ी तैयारी सामने आई। हजारों अमेरिकी मरीन सैनिक पहुंचे मिडिल ईस्ट। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन की भी यहां पर तैनाती की गई है। टैक्टिकल और एम्फीबियस सिस्टम से ये लैस है। तो यूएस की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, सेंटकॉम क्षेत्र में पहुंचा यूएसएस त्रिपोली। युद्धपोत पर 3500 मरीन कमांडोज की तैनाती की गई है। F-35B
फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। खासियत आप समझिए, तटीय इलाकों पर हमले के लिए इनको डिजाइन किया गया है, जमीन पर लैंडिंग के लिए इनको बनाया गया है। संभावित टारगेट्स क्या है? सबसे पहले तो प्राइम टारगेट है खर्क द्वीप, इसके बाद है हॉर्मुज स्ट्रेट जिसको खुलवाना है, ब्लॉकेट को। तटीय इलाके, अमेरिका का जो प्लान है वो आप समझिए, ईरान की सैन्य ताकत को तबाह करना, इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी का सपोर्ट खत्म करना, हॉर्मुज और खर्क को अपने कंट्रोल में लेना। ये जो टारगेट है वो डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कमांडर बिक्रमजीत सिंह सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ईरान ने तो परसों ही बोल दिया था, 2 दिन पहले, कि ठीक है आप मरीन कमांडोज भेजिए, आप अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे भी 10 लाख सैनिक तैयार हैं। तो क्या जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कुछ हजार सैनिकों की मदद से पूरे ईरान को तबाह कर देंगे या वहां पर कब्जा कर लिया जाएगा, क्या यह मुमकिन है? देखिए करुणा जी, जहाँ तक बात रही हॉर्मुज की, जब अब अगर आप खर्क आइलैंड जाना चाहते हैं आपको हॉर्मुज से होकर जाना पड़ेगा। जब भी आप देख रहे हैं कि अमेरिकन नेवी वहाँ पे अपने लैंडिंग शिप्स लेके आ रही है, जो उनके मरीन कमांडोज हैं वो अभी गल्फ के अंदर पेनिट्रेट कर गए, मतलब अभी वो खर्क आइलैंड पे उनको डिप्लॉय नहीं किया गया। वो जो एरिया है वो एक नैरो एरिया है, शैलो एरिया है, जहाँ पे आप सिर्फ, और अभी उसको ईरान ने माइन करके रखा हुआ है, तो उस एरिया में कोई भी नेवल ऑपरेशन अभी इतना आसान नहीं होने वाला। जहाँ तक रही बात डिफेंस की, तो ईरान को मालूम है कि खर्क आइलैंड उनका बहुत ही प्राइम उनकी एक एसेट है जहाँ से उनका ऑयल एक्सपोर्ट होता है, तो उसको उन्होंने पूरी तरह फोर्टिफाई किया हुआ है। 3500-4000 मरीन, जो कि अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको वहाँ पे लैंड करवाना या फिर आप एयरबॉर्न से अगर आप अपने ट्रूप्स वहाँ पे आइलैंड पे लैंड कराते हैं, उसके बाद वो उस आइलैंड पे तो वो कुछ कब्जा कर पाएंगे शायद, ऑल्दो ईरान ने उन्होंने उस पर किया हुआ है, वो देखेंगे, अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन उधर से मेन लैंड तक जाना, जो 15-20 किलोमीटर की दूरी है, वो एक बहुत ही कठिन कार्य होने वाला है, क्योंकि वो एरिया पूरा अभी ईरान ने माइन किया होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इसी एरिया से वो आ सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि उनके लिए वो ऑपरेशन बहुत ही एक आत्मघाती टाइप का ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि वो शैलो वाटर हैं और क्योंकि देखिए वो डेड एंड एरिया, ये अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतना हम लोग क्यों वो ये आ गया है, मतलब उसमें लाइमलाइट में आ गया है, स्पॉटलाइट में आ गया है, क्योंकि आगे जाके बिल्कुल डेड एंड है, कोई ऑल्टरनेट रूट अभी मिल नहीं रहा है। तो जो भी देश हैं अभी वो फंसे हुए हैं, उनका तेल वहाँ से निकल नहीं पा रहा। यदि यही आपको एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाता, लेट्स से रेड सी की तरफ से मिल जाता रूट, कुवैत को, इराक को या सऊदी को अपना तेल भेजने के लिए, तो इतनी शायद वहाँ पे हाहाकार नहीं मचती। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट जो हॉर्मुज है वो तो और भी संकरा है, वहाँ से अभी ईरान ने बोला है मैं सिर्फ अपने जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनको जाने दूंगा। तो उस पे जब तक उस स्ट्रेट के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप आगे के कोई आइलैंड पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी अमेरिका वहाँ पे अपनी नेवल शिप्स बिल्डअप कर रहा है, इसीलिए क्योंकि वो अब क्या करना चाहेगा, मेरे को जो लग रहा है कि दूसरे शिप्स जो वहाँ से जा रहे हैं उनको जाने में वो उसमें नाकाबंदी लगाएगा, और जब वो दूसरे शिप्स, कंट्री की शिप्स के ऊपर भी नाकाबंदी लगाएगा तो दूसरे कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व उनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उनका पैसे जा रहा है, वहां से उनका कार्गो जा रहा है, कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और एक और चीज समीर जी देखिए, ये सर इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि जंग अगर लंबी खिंचती है तो पूरी दुनिया पर, वैसे ही हम देख रहे हैं कि कितना प्रभाव इस जंग का पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ये जंग लंबी खिंची तो फिर पूरी दुनिया पर और ज्यादा असर इसका पड़ेगा। इराक के इरबिल में ड्रोन से विध्वंसक हमला हुआ। एक और अहम खबर है, अमेरिकी अड्डे पर गिरा ईरानी ड्रोन अटैक से हुआ जोरदार धमाका, तस्वीरें सामने आई हैं। अब ये आप देखिए, इराक के इरबिल में कल रात से लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं और इरबिल को लगातार निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। ये एक और जोरदार धमाका ड्रोन अटैक के जरिए किस तरह से अंजाम दिया गया है, ये आप देखिए तस्वीरों में। और एक और बड़ी खबर, इराक के इरबिल में दिखा खौफनाक मंजर, ड्रोन अटैक से अमेरिकी बेस पर धमाका हुआ, रात भर जारी रहे हमले, ईरान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। ये देखिए, और देखिए अब जिक्र ईरान को रूसी मदद का, जिसके आगे अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। जी हां, रूसी सैटेलाइट्स ने सऊदी अरब के बेस की फोटो खींची। 3 बार प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई। ईरान के हमले से ठीक कुछ दिन पहले ये तस्वीरें ली गई। ये पता चल रहा है रूस पर ईरान से ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर करने का भी आरोप लगा है। सैटेलाइट इमेजिंग की तारीखें सामने आई हैं, ये देखिए, ये हैं वो तारीखें, 20 मार्च 2026, 23 मार्च 2026, 25 मार्च 2026।
ईरान का हमला कब हुआ? 26 मार्च 2026 को अमेरिकी बेस पर, याद कीजिए, ईरान ने अटैक किया था। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से इस एयरबेस को किया गया था टारगेट। प्रोफेसर अमिताभ, ये वो जानकारी है जिसके बारे में अंदेशा तो लगातार जताया जा रहा था कि इंटेलिजेंस रूस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, यानी पीछे से, बैकडोर से रूस ईरान की मदद कर रहा है, जिसके चलते, जिसके बूते बहुत सटीक हमले करने में कामयाब हो रहा है ईरान। लेकिन आने वाले वक्त में अगर रूस का इन्वॉल्वमेंट ईरान के पक्ष में और ज्यादा बढ़ा तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, रूस तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है ईरान के जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे वो ड्रोन सप्लाईज हो, चाहे कम्युनिकेशन और सैटेलाइट जो आप दिखा रहे हैं वो उससे। लेकिन ये एक बात ये भी है कि रूस उनको एक नॉन इंट्रूसिव हेल्प कर रहा है, यानी किसी भी तरह उनको असला नहीं दे रहा है, कोई फाइटर प्लेन नहीं दे रहा है, कोई तोप नहीं दे रहा है, सिर्फ उनको कम्युनिकेशन और सैटेलाइट इक्विपमेंट्स क्या अवेलेबिलिटी दे रहा है। और यही स्टारलिंक बहुत दिन से यूक्रेन में कर रहा है, जो एक प्राइवेट एंटिटी है। तो अगर रूस को इसका पार्टी बना लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है सही होगा, क्योंकि जितने भी इनके अभी अटैक्स हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लिंकेजेस की जरूरत पड़ती है। जितने भी मिसाइल कहीं भी लैंड कर रहे हैं, टारगेटेड अगर वो अटैक किए जा रहे हैं तो उसका रूस ही मदद कर रहा है। और भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में हमने देखा था चाइना उनको सप्लाई कर रहा था। लेकिन रूस का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि रूस ये जानता है कि वो ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्व है। उसके जो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थे, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था, आर्मेनिया, अजरबैजान थे, उनसे भी वो वापस अपने कदम खींच रहा है। तो रूस का यहां पर उनको हेल्प करना, चूंकि पूरे इस प्रोसेस में भी देखें, रूस यूक्रेन युद्ध में भी तो शाहेद ड्रोन्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और यही नहीं, और बदस्तूर उनका सप्लाई जारी रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन पे थ्रेटनिंग अटैक उन पर इजराइल करने की बात कर रहा था, उन पे अमेरिका करने की बात कर रहा था, फिर भी वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहां पर यह बात भी है, अगर वो टारगेटेड अटैक कर रहे हैं और कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर इस समय नहीं है ईरान के पास, तो वो कहां से आ रहा है, कौन उनको कम्युनिकेशन दे रहा है और वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? अभी तक तो यही हो रहा है ना कि इंडिपेंडेंटली जितने इनके 31 डिस्ट्रिक्ट हैं या रीजन्स हैं, वहां से वो इंडिपेंडेंटली अपनी मारक क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कहता है ईरान की नहीं है, सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, जितने कमांडर्स इस रीजन में हैं, तो ये सैटेलाइट के जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे मिल रहे हैं और उसको कोलेट कर। बिल्कुल। और सर, कल हमने ये भी देखा कि खुद मार्को रूबियो की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि रूस और ईरान के बीच एक बड़ी ड्रोन को लेकर डील भी हुई है। यानी एक्टिवली, सक्रिय तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो रूस है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इराक से सामने आया खौफनाक वीडियो। ईरानी मिसाइल से इंटरसेप्टर की भिड़ंत हुई। इंटरसेप्टर के वार से टुकड़ों में बट गई मिसाइल। मिसाइल में ब्लास्ट के बाद आसमान में धमाका हुआ। ये देखिए, और देखिए, एरबिल में ईरानी अटैक से मचा हुआ एक और आम ड्रोन के सटीक हमले से धमाका होता है। ये देखिए तस्वीर। धमाके से अमेरिकी बेस पर अफरा तफरी मच गई। ये देखिए, ईरान का कितना जबरदस्त अटैक था। ये अमेरिकी बेस को हिला दिया गया है धमाकों के जरिए। ये देखिए तस्वीरें, आग का बड़ा सा गोला आपको तस्वीरों में नजर आएगा। ईरानी अटैक के बाद अमेरिकन बेस पर इराक के एरबिल में कोहराम मचा हुआ। और एक और बड़ी खबर, एरबिल में सफल रहा अमेरिकी सीरैम सिस्टम ने कई हमलों को रोका है। लेजर बीम से ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सीरैम का पलटवार। तो मुश्किल में नजर आ रहा है पेंटागन। टॉमाहॉक ने बढ़ाई टेंशन। जी हां, 28 दिन में ईरान पर 850 मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी नेवी के पास लगभग 4000 मिसाइलें मौजूद हैं। 28 दिन में करीब 1/4 मिसाइलें तो खत्म हो गई। एक साल में 600 टॉमाहॉक बनाता है अमेरिका। अब देखिए ईरान के पास क्या है। ईरान के पास तो मिसाइल भरपूर है, जो SIRGC की तरफ से दावा है। ईरान ने अपना 70% मिसाइल अभी तो इस्तेमाल ही नहीं किया। ईरान 2 साल तक अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। इस कदर अभी फिलहाल उसके पास पोटेंशियल बचा हुआ, इतनी ताकत उसके पास बची हुई है। और कार्तिक काले सर, ये तो मुझे लगता है दावा अमेरिका और इजराइल को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर क्या किया गया।
पहले से ये कहा जा रहा था और जो कई रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जिस कदर एक महीने में बड़ी संख्या में ड्रोन बना लेता है ईरान, उसके मुकाबले अमेरिका की जो ताकत है वो बहुत कम है। और अब तो यह भी दावा किया गया कि 70% स्टॉक तभी बचा हुआ है। देखिए, ईरान तो बड़े समय से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये सबको पता है। जब 12 दिन की लड़ाई के बाद तो डेफिनेट हो गया था कि बाद में लड़ाई ज़रूर होगी, तो ईरान ने अपना स्टॉकअप अच्छा किया है। परंतु देखिए, जो अमेरिकन और इजरायली अटैक्स का जो पूरा का पूरा एम ये रहा है, लक्ष्य ये रहा है कि जो ईरान के जितने लॉन्चर्स हैं, देखिए लॉन्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मिसाइल को फायर करने के लिए, और सिमिलरली किसी भी ड्रोन को फायर करने के लिए, क्योंकि ये जो ड्रोन हैं ये रेल लॉन्च्ड हैं, और साथ में जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके लिए TEL ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ईरान ने जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, वो क्या होता है कि वो गाड़ी बाहर निकलती है, TEL से मिसाइल लॉन्च करते हैं, और इससे पहले कि सैटेलाइट उस गाड़ी को ट्रैक करे और आइडेंटिफाई करे वो किस लोकेशन पे है, वो गाड़ी वापस टनल में चली जाती है और आगे निकल जाती है। परंतु जब इनिशियल डेज ऑफ वॉर में इसीलिए अब जो US और इजराइल की जो पूरी प्लानिंग चल रही है वो इन टनल्स को डिस्ट्रॉय करने में चल रही है। इसीलिए B-2 बॉम्बर्स के साथ जो कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, ये कारपेट बॉम्बिंग इसलिए हो रही है ताकि एटलीस्ट टनल माउथ, जो टनल्स के जो मुंह है जहाँ से गाड़ी बाहर निकलेगी, वो जो है ब्लॉक हो जाए किसी तरीके से, ताकि गाड़ियाँ बाहर ना आ सकें। तो मिसाइल का डेफिनेटली उनके पास स्टॉक अभी भी है, और ड्रोन्स का उनके पास डेफिनेटली स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु उनके पास अभी लॉन्चर एंड रेल कैपेबिलिटी जो है बहुत लिमिटेड है। इसके कारण पहले जब वो एक दिन में ऑलमोस्ट 300-400 ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च कर रहे थे, अब उनकी क्षमता करीब 150 की रह गई है। राइट। तो ये डिफरेंस है बस। और देखिए, इस बीच इराक के आसमान में ईरानी मिसाइलें एक बार फिर दिखी हैं। इराक में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो ईरान के निशाने पर लगातार नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कल ये तय किया गया था कि अब इराक में जो अमेरिकी बेस है उस पर टारगेटेड अटैक किए जाएंगे। लगातार कल शाम से ये खबरें आनी शुरू हुई कि इराक के जो बेसेस हैं उनको ईरान बड़े पैमाने पर टारगेट कर रहा है। अब हमारे पास वीडियोस आ चुके हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं जो इस खबर को सीधे तौर पर पुख्ता कर रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों पर कैसे इराक में देखिए ईरान ने की है बमबारी और मिसाइलों से बड़े अटैक्स अंजाम दिए गए। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरी है जनता। अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, ट्रंप की नीतियों के विरोध में उतरे हैं हजारों की संख्या में लोग। लगातार अमेरिका में विरोध देखने को मिल रहा है ट्रंप की पॉलिसीज का, और इजराइल के कई शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तेल अवीव और यहां तक कि हाइफा में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इजरायली फोर्सेस को संभालना मुश्किल हो गया इजराइल के लोगों को, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि ये जंग और ज्यादा आगे बढ़े। नेतन्याहू की जंग की नीतियों के खिलाफ अब विद्रोह छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर अमेरिका की जहां पर लाखों लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी नीतियों का, उनकी जंग को लेकर पॉलिसीज का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल में विरोध चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव और हाइफा में जो आम इजरायली लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि ये जंग अमेरिका ने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में शुरू की, और अब इजरायली लोगों का गुस्सा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देखने को मिल रहा है। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, और बेंजामिन नेतन्याहू की जो जंग की रणनीति थी उसे नाकामयाब बताया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल दोनों ही देशों में अब लोग अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये देखिए अमेरिका में प्रदर्शन, और अमेरिका की तो तस्वीरें वाकई अपने आप में हैरत अंगेज हैं। लाखों लोग एक साथ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये जो तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। और देखिए लंदन से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लंदन में भी क्या हो रहा है, ईरान के खिलाफ जंग को लेकर विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए। हजारों की संख्या में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। तो आप देखिए
इससे पहले हमने आपको अमेरिका और इजराइल की तस्वीरें दिखाई, लेकिन लंदन में भी कमोबेश वही हाल। जंग जो शुरू की गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और जिस तरह से ब्रिटेन की तरफ से भी उसके बेसिस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इन तमाम नीतियों का विरोध खुलकर लंदन में भी लोग कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में भी प्रदर्शन किया है। ये देखिए आप, ये 3 तस्वीरें। अमेरिका में प्रदर्शन, हजारों की संख्या में अलग अलग शहरों में लोगों का हुजूम। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से वहां पर पुलिस को लोगों को हटाना पड़ गया, बलपूर्वक लोगों को हटाया गया है। हालात इस कदर है। और लंदन की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, सड़कें लोगों से पटी पड़ी हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी। यानी आप देखिए, कहां तो यह सोचा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से कि इस युद्ध के बाद उन्हें और ज्यादा समर्थन मिलेगा। जिस तरह से ईरान के खिलाफ उनकी तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे थे। प्रोफेसर सतीश सर, एक बात मुझे बताइए, अमिताभ सर माफ कीजिएगा, प्रोफेसर अमिताभ सर, एक बात मुझे बताइए कि ये 3 तस्वीरें क्या बता रही है? सोचा तो कुछ और था डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू ने कि उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा, पूरी दुनिया से समर्थन मिलेगा, क्योंकि ईरान को एक विलेन की तरह पेश किया गया था। लेकिन ये जो हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे तो लग रहा है अगर आप इसमें तेहरान भी दिखा दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा। अमेरिका वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि तेहरान में ऐसा होगा, और वही अमेरिका और लंदन में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ की पॉलिटिक्स कहाँ चली गई और कौन इससे आहत हो रहा है। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट है, आप देखिए, यहां पर बस एक बात ऐड कर दूं, कुछ दिनों पहले ऐसी ही तस्वीरें तेहरान से भी सामने आई थी, लेकिन फर्क बस इतना था कि वहां पर जो मौजूदा हुकूमत है, जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनेई, उनके समर्थन में लोग सड़कों पर निकले थे अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद। जी, मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा था कि उनको ये लग रहा था कि ईरान में ऐसा प्रोटेस्ट होगा, अब वो अमेरिका में ही होने लगा है। बिल्कुल, यानी पासा पलटा है। लेकिन यहां पर बहुत गूढ़ प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नो किंग्स डेमोन्स्ट्रेशन जो भी इस समय अमेरिका में हो रहा है, वो पहले से भी होता आ रहा था। उसमें एक ऐड हो गया है ईरान वॉर, जो अब तक नहीं था, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा ट्रंप साहब को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनली उन लोग को लग रहा है कि ये 200 बिलियन कांग्रेस से डिमांड कर रहे हैं, और दूसरे तरफ टैरिफ्स में वो ज्यादा पैसे लेने की बात कर रहे थे। तो ये कैसा विरोधाभास है? सऊदी अरब में ईरान के हमले से तबाही मच गई है। ईरानी हमले में 3 अवॉक्स प्लेन तबाह हो गए। ये देखिए, पहली तस्वीरें सामने आ गई। हम आपको लगातार बता रहे थे कि हमले बढ़े हुए हैं, नुकसान बढ़ा हुआ होगा। अब तस्वीरें, पहली तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो बड़ा हमला सऊदी अरब में ईरान की तरफ से किया गया था, ये देखिए पहली तस्वीरें। 3 अवॉक्स प्लेन तबाह हो गए, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है सऊदी अरब में इस बेस को।